कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान में कल हम लोगों ने पहले भाग में परावर्तन तक पढ़ लिया था। थोड़ा सा परावर्तन को एक बार हम दोहराते हैं। परावर्तन के बारे में हमने आपको बताया था कि जब किसी समतल कांच की प्लेट के एक तरफ परावर्तक कोटिंग कर दी जाए तो वह एक समतल दर्पण बन जाता है। इस समतल दर्पण पर यदि हम एक अभिलंब खींच दें नब्बे से बनाता हुआ, तो यदि एक किरण ऐसे आ रही है तो उतने ही कोण पर वापस भी चली जाएगी। यह कोण आई और यह कोण आ बराबर होता है। इसकी चर्चा हम लोग कर लिए। यह हमारी आपतित किरण है या परावर्तित किरण है, यह हमारा अभिलंब है। इसमें हमने बताया था आपको कि किसी समतल दर्पण पर, समतल दर्पण या कह सकते हैं कि किसी चिकनी चमकीली सतह पर जब प्रकाश किरण पड़ती है और पड़कर वापस लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन में हमने एक विशेष शब्द का इस्तेमाल किया है, दर्पण। यहाँ पर समतल दर्पण। तो आज हम पढ़ेंगे कि आखिर ये दर्पण होते क्या हैं। तो आज का हमारा टॉपिक विशेष करके दर्पण है। दर्पण, जिसे अंग्रेजी भाषा में मिरर कहते हैं। प्रत्येक ऐसा पदार्थ जो आपने देखा है जिसमें आप अपना बिंब देख पाते हैं, वह आपके एकदम जैसा हूबहू या कुछ छोटा या कुछ बड़ा, ऐसे जितने भी प्रकार के आप पदार्थ देखते हैं उन सभी को हम दर्पण कह सकते हैं। इसमें आपके घर में लगा हुआ सामान्य दर्पण, जिसमें आप रोज अपना चेहरा देखकर, अपने आप को तैयार करने के बाद देखकर घर से बाहर निकलते हैं, वह वाला भी, या फिर कार या दो पहिया वाहनों के पीछे की ओर देखने के लिए जो साइड व्यू मिरर लगा होता है उसकी बात करें, या फिर टॉर्च में लगे हुए अवतल दर्पण की बात करें। वास्तव में थोड़ा सा वो परवलयाकार दर्पण होता है पर उसे अवतल मान लिया जाता है, जिससे फोकस होता है। और इसी प्रकार से जो डॉक्टर दांत वगैरह का ऑपरेशन करते समय या दांत में कीड़े लगे हैं नहीं, दांत का निरीक्षण करते समय जिस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, इस प्रकार के सभी प्रकार के ये दर्पण हैं जो आपने आज तक देखे। आपने चम्मच भी, अगर आपका चम्मच एकदम नया है और आप उसको ध्यान से देखिए तो वह भी एक प्रकार का दर्पण है, दोनों तरफ से। एक तरफ से अवतल है गहरे भाग की तरफ से, और उभरे हुए भाग की तरफ से वह उत्तल दर्पण है। तो ये दर्पण होते क्या हैं? दर्पण वह है जो आपका प्रतिबिंब आपको दिखाते हैं। सामान्य रूप से जिस दर्पण की बात होती है, अगर उसमें हम क्या करें कि कांच की कोई प्लेट ले लें। अगर हम समतल कांच की प्लेट लेते हैं और उसके एक तरफ कोटिंग कर देते हैं, पारदर्शी कांच की प्लेट की अगर एक तरफ हम कोटिंग कर दें तो दूसरी तरफ का सिरा प्रकाश का परावर्तन करने लगता है, जिससे हमारा दर्पण बन जाता है। ये दर्पण भी आपके दो प्रकार के होते हैं वैज्ञानिक रूप से अगर हम कहें तो, वरना कई प्रकार के हो सकते हैं बनावट के आधार पर। एक है, जो पहला नंबर है आपका, वह है समतल दर्पण, जो हमारे और आपके घरों में लगा रहता है, प्लेन मिरर। और दूसरा वाला दर्पण जिसको हम जानते हैं वह है गोलीय दर्पण। जिसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। आपने दोनों प्रकार के दर्पण देखे हैं। समतल दर्पण आपके घर में लगा ही होता है। गोली दर्पण की बात करें तो मैंने अभी आपको चम्मच का उदाहरण दिया था। एकदम नया चम्मच हो आपका, जिसको एक बार मांजा ना गया हो या धुला ना गया हो, उस तरह की चम्मच जिसमें धूल नहीं हो, ऐसे चम्मच एक तरफ से आपका अवतल दर्पण और उभरे हुए भाग की तरफ से उत्तल दर्पण होता है। अब यह गोली दर्पण के दो प्रकार हमारे हो जाते हैं। पहला है हमारा उत्तल दर्पण
जिसे हम अंग्रेजी में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, और दूसरा वाला आपका है अवतल दर्पण, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में कॉनकेव मिरर कहते हैं। ये दोनों भी दर्पण है। अब ये दोनों बनेंगे कैसे? जैसे कि मैंने आपको चम्मच का उदाहरण दिया, उसी तरह से अगर हम कांच की एक खोखली पारदर्शी गेंद ले लें, कांच की गेंद हो, खोखली हो और पारदर्शी हो। आपने खोखली गेंद देखी ही है। अब ऐसा आप कल्पना कीजिए कि वह गेंद आपकी कांच की हो और पारदर्शी कांच की हो, जिसके आर पार देखा जा सके। उस खोखली जो गेंद है आपकी कांच की पारदर्शी, उसका अगर हम क्या करें, उसे हम किसी तरह से कट कर लें। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे कोई कांच की खोली गोली है और इसको हम ऐसे कट कर लिए, तो इस तरह से जो है ये कटा हुआ भाग आपको मिलेगा 2 ठो, चाहे आधे से कर लें चाहे थोड़ा और कम से कर लें, जैसा चाहें। तो इस तरह से आपको 2 कटोरेनुमे भाग मिल जाएंगे, या इस तरह से एक कटोरेनुमा मिल जाएगा। इस कटोरेनुमे भाग को हम फैला लेंगे थोड़ा सा, मान लेते हैं स्थान भरे हुए हैं, तो इसका एक तरफ अंदर का धंसा हुआ भाग है और एक तरफ उभरा हुआ भाग है। तो अंदर का धंसा हुआ भाग और उभरे हुए भाग में कोटिंग करने के आधार पर ये दर्पण हमारे बन जाते हैं। कोटिंग आपको पता है, जिसको हम हिंदी भाषा में कलई कहते हैं। जिंक सल्फाइड या जिंक सल्फेट की कलई कर देते हैं। चमकीले पदार्थ होते हैं जो प्रकाश का परावर्तन करने लगते हैं। एक बात और, कलई करने के बाद उनके पीछे किसी न किसी रंग से, सामान्यतः काले, सफ़ेद या लाल रंग से, आपने दर्पण को भी पीछे देखा हो पलट के, तो उसमें एक पेंट भी किया होता है ताकि दूसरी तरफ से और प्रकाश ना आने पाए और आपका जो सामने से जो आप प्रतिबिंब आपका बन रहा है वह प्रतिबिंब आपका साफ बनता है। तो अगर ऐसा ही मान लीजिए दर्पण है, तो अब दर्पण मान लीजिए जैसे काटा हुआ है, तो अगर ऐसे रखें तो हमको केवल एक कर्व दिखाई पड़ेगा। इसीलिए उस आधार पर हम यहाँ पर एक, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है वो 2D है, ये 3D तो है नहीं, तो 2D फिगर के आधार पर अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि कटोरा हमने इसे काट लिया है इस प्रकार से, और इसके अंदर वाले भाग पर हमने कोटिंग कर दी है, या जिसे हिंदी भाषा में कलई कहते हैं, कलई कर दी है जिंक सल्फाइड या जिंक सल्फेट की। तो इस प्रकार से हम इसको चाहे बनाएं चाहे ना बनाएं, इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है, समझने के लिए पर्याप्त है वहाँ। अब इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा है वह प्रकाश का परावर्तन प्रारंभ कर देगा। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण ऐसे इस पर आपतित हुई, तो परावर्तन के पश्चात ये ऐसे चली जाएगी। अब जो सिरा, क्योंकि U से उत्तल दर्पण और U से उभरा हुआ सिरा परावर्तन कर रहा है, उभरा हुआ सिरा हुआ परावर्तन करे तो उत्तल दर्पण है। ऐसे ही इस कटोरे को थोड़ा से पलट दें और इसके ऊपरी सिरे पर अब हम जो उभरा हुआ तल है उस पर कोटिंग कर दें, तो इसका जो आंतरिक भाग है वह प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने लगेगा। तो क्योंकि आ से अवतल और आ से ही अंदर वाला भाग परावर्तन करे तो अवतल दर्पण, उभरा भाग परावर्तन करे तो उत्तल दर्पण। इस ट्रिक से आपको याद रहेगा कि दर्पण कौन से हैं और कैसे हैं। इस तरह से आप परिचित हो गए कि उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है। सामान्य रूप से इनकी परिभाषा के रूप में अगर आप जानना चाहें तो मैं बोल देता हूँ, लिखने में बड़ा समय लगता है और वीडियो भी कुछ ज़्यादा लंबा हो जाता है। यदि हम कांच के खोखले गोले, पारदर्शी कांच के खोखले गोले को कट कर लें, उसे कटे हुए भाग के आंतरिक भाग पर यदि हम परावर्तक कलई कर दें या कोटिंग कर दें, तो उभरा हुआ भाग प्रकाश का परावर्तन करने लगता है। इस प्रकार जो दर्पण बनता है वह उत्तल दर्पण कहलाता है। ध्यान रहे, हम उभरे भाग पर परावर्तन को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो है परावर्तन का। क्योंकि परावर्तन हमारा मुख्य उद्देश्य है, इसलिए परावर्तन के गुण को ही हम उत्तल दर्पण के लिए उपयोग कर रहे हैं। उभरे भाग से परावर्तन, उत्तल दर्पण। इसी प्रकार यदि हम कांच के खोखले गोले को कि एक भाग को काट लें और काटने के बाद इसके उभरे भाग पर परावर्तक कलई कर दें
तो आंतरिक भाग इसका अ से अंदर या आंतरिक और अ से ही अवतल प्रकाश का परावर्तन करने लगता है। इस प्रकार बना दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। यह दोनों ही गोलीय दर्पण के प्रकार हैं। अब हम लोग इन दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग है हमारी गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अब देखिए, हमको पता लग गया कि गोलीय दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, पर इनसे प्रतिबिंब कैसे बनेंगे और इनके किस प्रकार से हम चित्र बना करके इनको कैसे समझाएंगे, इन चीज़ों के लिए आवश्यक है कि इनसे संबंधित कुछ परिभाषाओं को हम पढ़ लें। तो वास्तविक रूप से अगर हम पहली परिभाषा के रूप में अगर ध्यान दें तो पहले हम थोड़ा सा चित्र बना करके आपको समझा देते हैं, फिर इसकी परिभाषा बता देंगे। मान लेते हैं कि ये हमारा एक, आप लोग बताइए कौन सा दर्पण है ये? निश्चित रूप से अवतल दर्पण है, क्योंकि इसके आंतरिक भाग से परावर्तन होगा। अब इस दर्पण के एकदम मध्य बिंदु से, दर्पण के मध्य बिंदु से और दर्पण की स्पर्श रेखा, अगर इस पर स्पर्श रेखा खींच दें ऐसे, तो स्पर्श रेखा पर लंबवत जो रेखा जाएगी उस रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। कौन सी रेखा? यह रेखा जो क्षैतिज रेखा, या स्पर्श रेखा नहीं, ये तो आपको मैंने समझाने के लिए बनाई है। तो मुख्य अक्ष क्या है? दर्पण के मध्य बिंदु से और दर्पण पे खींची गई स्पर्श रेखा, मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर जो लंब रेखा होगी उसी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहेंगे, या सामान्य रूप से कहेंगे दर्पण के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली तथा दर्पण पर अभिलंबवत रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष हो गया। दर्पण का मुख्य अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को, ये वाला बिंदु, ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव, इसे हम P से व्यक्त करते हैं। अब यह जो गोला है, अगर इसको हम पूरा कर दें ऐसे, तो ये पूरा गोला बन जाएगा। अगर ये गोला है तो हर गोले का एक केंद्र होता है, तो इसका भी कोई ना कोई एक केंद्र होता है। मान लेते हैं यह बिंदु गोले का केंद्र है, इसे हम C से व्यक्त करते हैं। इस बिंदु C को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वास्तव में है तो यह गोले का केंद्र, किंतु गोले का एक वक्र भाग ही हमारे पास है, बाकी का भाग तो हमारे पास है नहीं, वो तो हमने काट के निकाल दिया है। इसलिए इस वक्र भाग के केंद्र को हम इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, वास्तव में अगर किसी गोले का केंद्र है, मान लेते हैं हमारे पास कोई गोला है, यहाँ पर तो हम वृत्ति बना सकते हैं। इसी गोला मान ले अगर हम, तो यह अगर केंद्र है गोले का, मान लेते हैं O है, तो इससे इसकी गोले के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा आपको पता है वह त्रिज्या कहलाएगी। ये सभी क्या है? त्रिज्याएं हैं। और त्रिज्या सदैव एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं या एक ही गोले की सभी त्रिज्याएं सदैव बराबर होती हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र से गोले के किसी या दर्पण के किसी भी बिंदु, क्योंकि गोले का ही तो भाग है, दर्पण के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, चाहे C से हम P को मिला दें, चाहे C से हम इस बिंदु को मिला दें, चाहे C से इस बिंदु को मिला दें, यहाँ मिला दें, यहाँ मिला दें, यहाँ कोई भी मिला दें, ये सारी दूरियां बराबर होंगी और इस समस्त दूरी को हम R अर्थात वक्रता त्रिज्या कहेंगे। वक्रता त्रिज्या, इसे हम कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। सामान्य रूप से हमें CP को हम वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं, क्योंकि जो मापन है वो हमको क्षैतिज मापन, जितने भी हमको क्षैतिज मापन दर्पण में करने होते हैं वह सभी हम मुख्य अक्ष पे करते हैं। इसलिए मान लेते हैं कि CP हमारी वक्रता त्रिज्या
है, वरना ये भी वक्रता त्रिज्या है। ये सारी रेखाएं जो C से दर्पण की ओर जा रही हैं सभी वक्रता त्रिज्याएं हैं। अब इसके बाद इन सही बिंदुओं को अगर अंग्रेजी में कहें तो मुख्य अक्ष को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल थोड़ा सा इस तरह से होता है। इसको हम कहते हैं पोल, ध्रुव को। वक्रता केंद्र को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और वक्रता त्रिज्या को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब होता है वक्रता। यह तो हुआ अवतल दर्पण में। इसी प्रकार अगर उत्तल दर्पण में भी हम देखें तो ये चीजें उत्तल दर्पण में भी ऐसे ही होती हैं। दर्पण के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा जो दर्पण पर अभिलंबवत हो, उस रेखा को हम क्या कहेंगे? उस रेखा को हम मुख्य अक्ष कहेंगे। तो यह रेखा हमारी हो गई मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पर मुख्य अक्ष दर्पण को काटता है वह बिंदु है ध्रुव, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं। पोल, ये कोई ना कोई गोला होगा जिसका कटा हुआ भाग है, उस गोले के केंद्र को C अर्थात वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान दें कि अवतल दर्पण में जिस तरफ से परावर्तन हो रहा है उसी दिशा में हमारा वक्रता केंद्र है, किंतु उत्तल दर्पण में जिस ओर से परावर्तन होगा, इसमें परावर्तन इधर से होगा ना, ऐसे इधर से होगा, तो जिस तरफ वक्रता केंद्र है उसके उल्टी दिशा से, उसकी अपोजिट साइड से परावर्तन होगा। जबकि अवतल दर्पण में जिस तरफ वक्रता केंद्र है उसी दिशा में परावर्तन भी होगा। नोट कर लीजिए इसे आप लोग। आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा। अब अगर हम कुछ परिभाषाओं को लिखवाने की बात करें तो हम बोल देते हैं, आप लोग इसको लिख सकते हैं। हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसे मुख्य अक्ष कहते हैं, जो यहाँ पर और यहाँ पर है। यह मुख्य अक्ष दर्पण के मध्य बिंदु से और दर्पण पर अभिलंबवत रेखा होती है। दर्पण के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली और दर्पण पर अभिलंबवत रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष और दर्पण जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं या काटते हैं उस बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ऐसे इसमें भी वक्रता केंद्र की बात कर रहे हैं। गोलीय दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, कटा हुआ गोला था ना, ये गोला बनेगा ना पूरा, उसके केंद्र को कटे गोली दर्पण गोली दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ये परिभाषाएं आप दोनों चित्र बना करके नोट कर लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई परेशानी हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले वाले क्लास में हम फोकस बिंदु और फोकस दूरी क्या है इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।